हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम आशा करते हैं आप ठीक होंगे। यह हमारी भोज कहानी का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने जाना था कि एक दलित लाश को चुनावी माहौल आने के कारण किस तरह चुनावी मुद्दा को इतने जोरों तोड़ों से उठाया जा रहा था। इसमें आगे है, वह तो सजा पाएगा अपने जुर्म की, जो जो जिसने किया था, पर उससे बड़ी सजा तो हम पाएंगे, वह भी बिना कोई जुर्म किए। सर एकदम रुआंसा हो गया लखन का। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो हमारा वीडियो जाकर देख लीजिए, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। होता है कभी कभी ऐसा भी, एक ही मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है, और आप हैं कि इस मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं। है गरीबों को तो भुगतने दीजिए सजा, नहीं चाहिए हमें जोरावर के वोट। अब इसके वोटों के चक्कर में हरिजनों के सारे वोट तो गए ही, गांव के दूसरे लोगों के वोट भी नहीं मिलेंगे। सारा हिसाब लगाकर देख लिया है। ले ड्राइवर का साथ, माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ सा लो। आत्मग्लानि और अपने ही प्रति उभरे हुए धिक्कार भाव से लखन का सारा चेहरा ही विकृत हो उठा। से भारी बोझ नीचे कसम साकर आत्म बोलने लगी है उसकी आज, और आत्मा की आवाज में बड़ा जोर होता है, जोर भी और तेज भी। पर्दा साहब में ऐसा जोर और ऐसी तेज सहज भाव से झेल जाने का अनंत धैर्य है। वे तनिक हंसे, हंसे क्या, बस होठों को बायां कोना जरा सा फैल गया। ऐसा ही होता है उनका हंसना, खिलखिलाकर हंसते तो उन्हें शायद ही कभी किसी ने देखा हो। तुमने तो सारा हिसाब भी लगा कर देख लिया, पर क्या करूं, मेरा तो स्वभाव इतना हिसाबी किताबी है नहीं। मन हिसाब के आंकड़ों में रमता ही नहीं, बस यही गलत में ही उलझा रहता है। तो सही किया है जोरावर ने, किसी को मरवा देने को सही कहेंगे आप? गुस्से में मारे लखन पीछे का तकिया खींचकर गोद में रख लिया और उसी पर हाथ फटकारने लगा। बहुत आवेश में हो, दोस्त तुम्हारा नहीं उम्र का है। जरा भी विचलित हुए बिना दा साहब ने कहा, और चुप हो गए। लखन टुकुर टुकुर उनका चेहरा ताक रहा है। इस समय वह स्थिति का विश्लेषण चाहता है, अपनी उम्र और आवेश का नहीं। आवेश राजनीति का दुश्मन है। क्या बात है। दा साहब के अनुसार जो आवेश होता है वो राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। प्रवचनीय मुद्रा में दा साहब ने जीवन के अनुभवों से निचुड़ा हुआ वाक्य उछाला। फिर कुछ क्षण रुककर हौसला बांधते हुए बोले, आएगा पद, पर बैठोगे तो पद की जिम्मेदारी स्वयं सब सिखा देगी। कहा है कि ये सब कुछ आएगा, पद जब आएगा, जब आप उस पर बैठेंगे तो जिम्मेदारी आपको सब कुछ सिखा देंगे। कैसे रहना है, कैसे विवेक चाहिए, कैसे धीरज रखना है, सब सिखा देंगे। कहाँ रखा है पद वद, भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसा भुनाएंगे कि हम सब टापते ही रह जाएंगे। यह भीषु की नहीं, समझ लीजिए, एक तरह से मेरी मृत्यु हुई है, मेरी। लखन ने खुले पंजे से छाती पीटकर अपने हत्या की घोषणा करके दा साहब को दहला देना चाहा। दा साहब ने कुछ इस भाव में हुंकार भरी, जैसे स्थिति का एक नए सिरे से पूरा जायजा ले रहे हैं। 9 तारीख को यानी 3 दिन बाद ही मीटिंग का ऐलान हो गया है। उनकी तरफ से सुकुल जी खुद आ रहे हैं भाषण देने। जानते तो हैं सुकुल जी के भाषण की करिश्मा, आग उगलते हैं आग। गांव वैसे ही सन्नाया बैठा है, एक ही भाषण में बहा कर ले जाएंगे सारे गांव को अपने साथ। लखन ने भी जैसे कमर कस ली है कि आज दा साहब की इस संतई मुद्रा को तोड़ कर ही रहेगा। एक इन मसाल वालों को छूट मिली हुई है, उल्टा सीधा जो मर्जी आए छापने की। इमरजेंसी में बंद हो गया था, ठीक था। ऐसे अखबार पर तो आपका भी गलत बात है। दा साहब ने अंकुश लगा दिया एकदम। या तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। अखबारों को तो आज़ाद रहना ही चाहिए, वे ही तो हमारे
कामों का, हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। वही हमारे कामों का, हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। मेरा तो बस उसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए आदमी में। बड़ी हिम्मत और बूता चाहिए उसके लिए। इससे जो कतराता है वह दूसरों का नहीं, अपने को ही छलता है। कैसे कैसे संपादकीय छापे थे, कैसी कैसी तस्वीरें छापी थी उस आगजनी की घटना की, और अब क्या चुप रह जाएंगे? आने दीजिए उनका अगला अंक। देखिए क्या सनसनीखेज बनकर आती है सारी बात। आवेश का एक कतरा तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ना दा साहब के चेहरे पर, ना स्वर में। और लखन के भीतर ही भीतर झल्ला रहा है बुरी तरह। इस घटना की सारी खतरनाक संभावनाओं को सामने रखकर वह विचलित कर देना चाहता है दा साहब को, हिला देना चाहता है उन्हें। एक और तो तुरप को पत्ता चला उसने, तुरप का पत्ता चला उसने। जानते तो हो लोचन भैया, कितने दिनों से अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। देखिए इस घटना में कैसा उफान आता है। उनकी खिचड़ी में जोड़ तोड़ करके अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो आपको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं कह देता हूँ लखन। आवाज को हल्की सी सख्ती ने जबान की लगाम खींच दी लखन की। जिस दिन अपने लोगों का विश्वास खो दूंगा उस दिन कुर्सी पर नहीं बैठा। सबके विश्वास पर ही टिकी हुई है मेरी कुर्सी, सबके सद्भाव पर ही जिंदा हूँ मैं। विश्वास सद्भाव ही नहीं रहा तो मेरे रहने का क्या मतलब? ठीक है, सबके विश्वास पर आप अपनी कुर्सी जमाइए, स्कूल बाबू अपनी मीटिंग जमाएं, दत्ता बाबू अपना अखबार जमाएं, बस हम ही अपनी कब्र खोद देते हैं। हथियार डालने के अंदाज में लखन बोला। उसके आवेश पर दुख, निराशा और पराजय की गहरी परत चढ़ाई थी। तभी फोन की घंटी बजी। दा साहब ने बगल से चूंगा उठाकर कान पर रख लिया और बदन को तकिए पर जरा सा ढीला छोड़कर पसर से गए, लेट गए। दूसरे हाथ में अपना अधगंजा सिर सहलाते हुए बड़े इत्मीनान से फुनियाते रहे। दा साहब की इस आश्वस्ति पर लखन सिंह भीतर ही भीतर कुढ़ता तिलमिलाता रहा। जैसे कि बात खत्म हुई, लखन सिंह फिर झपट पड़ा। माफ करिए दा साहब, इस बार आप ना जोरावर को दबा पाएंगे और ना ही यह सीट जीत पाएंगे। इस बार आपका दांव, बात अधूरी छोड़ दी लखन ने। दा साहब का दांव खाली गया या नहीं, पर दा साहब को भड़काने के लिए फेंका गया लखन सिंह का हर वार खाली हो गया। वे मौन साधक की तरह स्थिर बैठे रहे, शांत, अविचलित और निर्विकार। ऐसा नहीं कि लखन के भीतर की खींच और परेशानी को वे समझ नहीं रहे, पर वे उसे कतई बढ़ावा नहीं देना चाहते। उन्होंने हल्के से अपने आसन बदला और शरीर को ढीला करके तकिए के हवाले किया। आसन बदला और शरीर को ढीला करके तकिए के हवाले किया। कुछ ठंडा पियोगे? फालसे का शरबत पियो, इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। जवाब की प्रतीक्षा वे नहीं करते, अपनी कही बात ही उनके लिए अंतिम होती है। शरबत का आदेश फोन के तार पर चढ़कर भीतर चला गया। वे उन्होंने नजरें शून्य में टांग दी। गर्दन जरूर उनकी बड़े नामालूम से झटकों से आगे पीछे झूलने लगी। नजरें उनकी शून्य में ही एक अनदेखा सा नक्शा तैयार करने लगी। नक्शे की एक हल्की सी रूपरेखा उभरी तो चेहरे पर क्षण भर के लिए चमक सी आ गई, पर उसे बखूबी जब्त कर गए दा साहब। लखन अच्छी तरह जानता है कि दा साहब की नजरें जब शून्य में पड़ जाएं तो समझ लो वे खुद समस्या में गहरे धंस गए, और जब धंसे हैं तो कोई न कोई सिर पैर तो खोज कर लाएंगे ही। दा साहब की सूझबूझ का वह शुरू से ही बड़ा कायल है। बड़े बड़े संकट और घातक स्थितियों में उन्हें उभरते हुए देखा है। उसने खुद अपनी आंखों से केवल देखा ही नहीं, एक हद तक साझीदार रहा है उनका, पर बस एक यही साधुई मुद्रा खिंचा देती है उसे। नौकर आया तो बिना जरा भी आवाज किए उसने अपना गिलास ले लिया। किसी तरह व्यवधान नहीं डालना चाहता था वह इस समय। थोड़ी देर बाद दा साहब ने अपने नजरें शून्य में से खींचकर लखन सिंह के चेहरे पर गड़ा दी। भीतर तक उतरती नजरों के पैनेपन से असहज सा होने लगा लखन सिंह। इतनी देर में बैठा बैठा मन ही मन कोसे जा रहा था दा साहब को, कहीं वे भाप न ले,
यह तो लखन सिंह भी जानता है कि अपनी योग्यता से नहीं, दादा साहब से ही इस चुनाव के लिए टिकट मिला है। बहुत उठा-पटक करनी पड़ी है दादा साहब को उसके लिए। शुकुल बाबू के मुकाबले तो उसकी कोई हस्ती नहीं। अपनी पार्टी के और लोगों के सामने बहुत हल्का पड़ रहा था। परदा साहब ने बांह थामी तो सारे विरोधियों को चित्त करते हुए ला पलटा किनारे पर। वरना उसकी अपनी लियाकत तो पार्टी दफ्तर में कुर्सियां उठाने बिछाने तक की ही है। यही इसका इतिहास भी रहा है। और यदि वह चुनाव जीता तो वह दादा साहब की सूझबूझ और प्रलय से ही होगा, प्रयल से ही होगा। पर अब तो कोई उम्मीद ही नहीं। फिर भी क्या नाम इस लड़के का जो मरा? समाधि से उभरते हुए दादा साहब ने पूछा। बिसे सर, बिशु कहते हैं गांव वाले। ठंडी तासीर वाला शरबत पीकर भी लखन सिंह की आवाज में खुली खींच और निराशा कम नहीं हुई। जाने क्यों उसे बार बार लग रहा था कि खेलने से पहले ही वह बाजी हार गया। कितना तो सीधा सा हिसाब था, पता नहीं दादा साहब कैसे चूक गए। चंद क्षणों के लिए फिर मौन और दादा साहब की नजरें शून्य में। यह लड़का 8 महीने पहले ही तो जेल से छूट कर आया था ना। 4 साल तक काटी है उसने जेल। आपको कैसे मालूम? लखन हैरान हो गया। तो दादा साहब सक्रिय हो चुके थे इस दिशा में। मालूम तो करना ही होता है भाई। ना मालूम करने से जिस पद पर बैठा हूँ उसके साथ न्याय कर सकता हूँ भला। पर इतना सुनकर भी लखन के चेहरे पर अटका सवालिया निशान जैसा का तैसा बना रहा। तो दादा साहब बोले, डीआईजी ने फ़ोन किया था सवेरे। क्या बताया? सब कुछ जान लेने की उत्सुकता ने एकदम अधीर कर दिया लखन को। किस बारे में? यही विशु की मौत के बारे में। मालूम हुआ है इस केस के सारे कागजात डीआईजी के पास पहुंच गए हैं। दादा साहब ने केवल गर्दन हिला दी। आपने कोई आदेश नहीं दिया? मेरा मतलब है कोई संकेत की रिपोर्ट तैयार करते समय। दादा साहब ने नजरें मिलते ही लखन का वाक्य अधूरा ही रह गया। कैसी बात करते हो लखन? थोड़ी सख्त आवाज में दादा साहब ने कहा। पुलिस वाले का काम है कि बयानों और प्रमाणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें और ईमानदारी से करें। इसी बात की तनख्वाह दी जाती है उन्हें। ऊपर से आदेश थोपा जाएगा तो न्याय कैसे करेंगे? इन्हीं स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए तो इतनी बड़ी क्रांति की हमने। और और तुम? फिर एक क्षण रुककर चुपती सी नज़र में उन्होंने लखन को देखा और सख्त आवाज में बोले, अपनी आकांक्षाओं को थोड़ी लगाम दो लखन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल होगा। लखन एक क्षण में सिटपटा गया। दादा साहब खुद ही बता दे कि इस मामले को कैसे निपटाने जा रहे हैं तो वह इतना सब काहे पूछे ही क्यों। पर दादा साहब ने फ़ोन उठा लिया और वित्त मंत्री से किसी योजना के बारे में बात करने लगे। लखन बैठा भीतर ही भीतर कूढ़ता तिल मिलाता रहा। उसे तो इस समय दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात बिशु की मौत ही लग रही है। उसके प्रति कोई उदासीन कैसे रह सकता है भला? या फिर उसे इतने सहज सामान्य ढंग से कैसे ले सकता है, जैसे बिशु की मौत कोई मामूली बात हो, सिर्फ एक आदमी का मरना भर। फ़ोन ख़त्म हुआ तो फिर हिम्मत करके पूछा, डीआईजी का फ़ोन आया, किस लिए था? सब अपने अपने को लेकर परेशान है। वह भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का, जो जहाँ है वहाँ असंतुष्ट नहीं, और चाहिए और चाहिए। पर आईजी का तबादला तो रुक गया था, तब इसका प्रमोशन कैसे होगा? लखन की हर बात में शंका लिपटी जिज्ञासा कायम है। बदस्तु आज हम इस उपन्यास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट भाग को हम आगे देखेंगे। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करें और वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक इसकी ज़रूरत है। यह उपन्यास मनु भंडारी द्वारा रचित है।